पिछले कुछ वीडियोस में हमने रेलवे भौतिकी के लिए महत्वपूर्ण एक चैप्टर गति का अच्छे से अध्ययन किया था। उसमें हमने उन्हीं चीजों को डिस्कस किया था जो कि रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के भी सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन के साथ करवाया था। आज की वीडियो में हम रेलवे फिजिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर बल और गति के नियम को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इस चैप्टर से 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में 180 से 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से हमने जितने भी क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे हमारे, वो मुश्किल से 4 या 5 तरह के ही थे, और वो भी काफी आसान और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। तो हम आगे इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स को भी लेकर चलेंगे, और उसी तरह प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस का हम एग्जांपल यहाँ लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखते हैं कि बल क्या है। गति के नियम को पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा बल के बारे में समझ लें तो इन चीजों को समझना आसान हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं चीजों को इतना आसान करके समझाऊं कि फिजिक्स का यह डर हमेशा के लिए स्टूडेंट के दिमाग से निकल जाए और स्टूडेंट इसे समझ कर एग्जाम में जाए और अच्छा स्कोर करके आए। क्योंकि जैसा पैटर्न आज के समय में बदल रहा है एग्जाम का, तो ऐसे में सिर्फ रट कर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में हमने जो बल के कुछ प्रभाव देखे हैं उन्हें पहले देख लेते हैं। अगर वस्तु विराम में है तो बल इसमें गति ला सकता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ। जैसे कि मान लीजिए एक फुटबॉल है। अगर इस फुटबॉल को आप सामने से ठोकर मारते हैं तो ये फुटबॉल उस तरफ चला जाएगा। अगर उस साइड से कोई ठोकर मार रहा है तो इस साइड चला आएगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर ये फुटबॉल अभी विराम में है और इस पर एक पैर से अगर किक मारा जाए, यानी कि एक बल लगाया जाए, तो ये गति में आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि अगर वस्तु गति में है तो बल गति के परिमाण को बदल सकता है। यानी परिमाण का क्या मतलब है हमारा, 5 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु चल रही है तो इसके वेग को ये 6 मीटर प्रति सेकंड कर सकता है, या फिर 4 मीटर प्रति सेकंड कर सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मान लिया इधर से एक बॉल जा रही है, इस पर आपने तो कुछ बल लगाया तो इसका ये जो वेग है ये और बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपने इस साइड से कुछ बल लगाया तो वेग घट जाएगा। आगे हम देखते हैं कि बल वस्तु के गति की दिशा को बदल सकता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए यही गेंद है, इस तरफ से आ रहा है, इस पर एक बल हमने अगर सामने से किक लगाया यहाँ पे, तो वस्तु की दिशा इस साइड से इधर जो गति कर रही थी वो अंदर की तरफ इस साइड गति हो जाएगी, यानी कि वस्तु के गति की दिशा बदल जाएगी। आगे देखते हैं बल वस्तु के आकार या रूप को बदल सकता है। इसका मतलब है, देखिए जैसे मान लिया जाए इस गेंद को अगर दोनों तरफ से दबाया जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गेंद दब जाता है, यानी ये फुटबॉल दब जाता है और इसका शेप बदल जाता है, यानी रूप बदल जाता है। अगर आप गांव से हैं तो मिट्टियों के साथ तो बचपन में बहुत खेला होगा, तो वहां आपने देखा होगा कि मिट्टियों को दबाते थे तो उसका आकार बदल जाता था, उसे जैसे चाहे उसे उस तरह का रूप दे सकते हैं। तो ये दबाना या कुछ भी करना ये एक तरह का बल ही तो हम उस पर लगा रहे हैं। घर में अमूमन हम आटा गूंथते हुए देखते हैं तो वहां क्या होता है, आटे का आकार बदलते रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि बल के प्रभाव को आप बखूबी समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रभाव बल का हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हम इसकी मदद से बल को अगर परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर, ये वस्तु है, इस पर लगकर वस्तु की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। वर्तमान अवस्था यानी कि ये विराम में है, ये इसकी वर्तमान अवस्था है। इस पर अगर बल लग जाए तो इसे गति में ला सकता है, गति में है तो इसे विराम में ला सकता है, या इसकी दिशा बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, यानी कि उसके वर्तमान अवस्था को बदल सकता है। अब बदलने की चेष्टा करना ये क्या है, मान लिया जाए कि एक यहाँ पे कोई दीवार है, आप इस पर बल लगाते हैं तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, बल लगाकर इसके अवस्था को बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप बदल नहीं पा रहे, यानी कि बदलने की सिर्फ चेष्टा कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप भली भांति समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि बल को पराया से सूचित किया जाता है। ये हम आगे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करने लगेंगे तो इन चीजों से भली भांति परिचित हो जाएंगे। उसके बाद बल एक सदिश राशि है। अब देखिए सदिश राशि है, इसका क्या मतलब है, मान लिया जाए कि यही एक गेंद है, यहाँ पे अगर गेंद पर आप इस तरफ से किक करते हैं तो गेंद इधर जाएगी, ये बात क्लियर है। अगर इधर से किक करते हैं तो गेंद इधर जाएगी। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि बल आप जिस दिशा में लगा रहे हैं इसके प्रभाव, यानी कि गेंद में जो कि गति होगी वो उसी दिशा में होगी, यानी कि बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं। अब जब हम बल को समझ लेते हैं
तो अब हमारे लिए गति के नियम को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सीधे अगर गति के नियम से शुरू करते तो आपके लिए थोड़ी परेशानी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी, ये देखिए परिणामी, तो इसे हम डिस्कस करेंगे आगे, शून्य हो तथा वे वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हो तो इसे संतुलित कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। यहाँ पे आप बल जोड़ लें। मान लिया जाए कि यहाँ कोई ये वस्तु है, इस पर हम इधर से कुछ बल लगा रहे हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसे हम आगे देखेंगे और वहीं पे मात्रक के साथ साथ विमा भी हम निकाल लेंगे जब गति के दूसरे नियम को हम पढ़ रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से 5 न्यूटन का हमने इधर से बल लगाया और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाया। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस वस्तु में किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, जो कि सामान्य केस में हम लोग दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए ढेर सारे भी बल लगे हो, इधर भी बल लगा हो, इधर भी बल लगा हो, मतलब 2 या उससे अधिक भी बल लगे हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि सभी बल एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि वस्तु में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होने देते हैं। तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहेंगे। संतुलित बल प्राय वस्तु के आकार या रूप को बदल देते हैं। मतलब देखिए कि अगर मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, इस पर इधर से भी बल लगा रहे हैं, हम इधर से भी बल लगा रहे हैं, इसमें कोई गति नहीं हो पा रही है बल की वजह से, तो क्या होगा, अगर ये वस्तु थोड़ी कमजोर होगी तो इधर से ये पचक जाएगा, इधर से ये इधर से पिचक जाएगा, यानी कि इसके रूप में बदलाव आ गया। आगे हम देखते हैं कि असंतुलित बल क्या होता है। यहाँ है जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य ना हो तो इसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है या गति में परिवर्तन ला सकता है। यानी कि अगर मान लिया जाए यही एक वस्तु है, इस पर इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से मान लिया जाए बल तो लग रहा है लेकिन 2 न्यूटन का ही बल लग रहा है, तो ये बल चूंकि कमजोर पड़ जा रहा है तो नेट हमारा इस साइड 3 न्यूटन का बल लगेगा। तो इससे क्या होगा कि वस्तु में गति आ जाएगी। तो ऐसा कोई भी बल जिसका कि परिणामी शून्य नहीं हो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि परिणामी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं न्यूटन के गति के नियम को, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। उसके बाद है न्यूटन ने अपने तीनों नियमों की व्याख्या, ये देखिए पुस्तक का नाम है 1687 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसी बुक में किया है। इसमें देखिए आपको ये सभी नहीं लेकिन ये प्रिंसिपिया, ये नाम आपका याद रहना जरूरी है। और 1687 इससे रेलवे ने पिछले साल क्वेश्चंस भी पूछे हैं, पिछले साल मतलब पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में। आगे हम न्यूटन की गति का पहला नियम देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम अवस्था में, अथवा गतिशील है तो वह सरल रेखा में एक समान चाल से गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यहाँ देखिए असंतुलित बल ये मेंशन किया गया, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि असंतुलित बल क्या होता है। तो सिंपली ये नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी और गतिशील है तो गति में ही रहेगी अगर उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता है। तो इस नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि गैलीलियो साहब ने इस पर पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इस चीज को, कम से कम गति के पहले नियम को उन्होंने पहले ही बता दिया था। गति के प्रथम नियम से हमें 2 भौतिक राशियों की अवधारणा प्राप्त होती है। भौतिक राशि क्या होती है ये आप पहले से परिचित हैं, और वो भौतिक राशियां जड़त्व तथा बल। बल के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, पढ़ना हमें एक्चुअली इसके बाद था, लेकिन हमने इसे समझने के ख्याल से और आसान बनाने के लिए पहले ही देख लिया है। दूसरा है ये जड़त्व। जड़त्व क्या है, वस्तु का वैसा गुण जिसकी वजह से कि ये अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा और अगर गति में है तो गति में ही बना रहेगा। तो अब चलते हैं आगे और जड़त्व को अच्छे ढंग से समझते हैं। जड़त्व क्या है, जड़त्व किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके कारण वो अपनी वर्तमान अवस्था अगर वह विराम में है तो विराम में, और सरल रेखीय गति में है तो सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहती है या अपनी वर्तमान अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस चीज को समझने के लिए आप ये फिगर देखिए, ये एक साइकिल है, इसका द्रव्यमान कम होता है। तो हम लोग बचपन में साइकिल भी जब सीखे थे, हम सीखे हैं, मेरा दोस्त को सीखा, तो क्या करते थे, चढ़ा देते थे, पीछू से धक्का देते थे, तो यहाँ आराम से इसको धक्का दे देते थे। लेकिन अगर इस ट्रक को धक्का देने के लिए कहा जाए तो आप दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप लाख कोशिश करते रहिए, हिलाइयो नहीं पाएंगे जरियों से। यहाँ साइकिल विराम में है और ये ट्रक भी विराम में है, लेकिन इस विराम की अवस्था को बदलने के लिए एक बल लगाया आपने और इसके अवस्था को आपने बदल दिया, और दूसरी ओर इस ट्रक के विराम अवस्था को आप बदलने में सक्षम नहीं है। यानी कि इसमें जड़त्व का जो गुण था वो कम था और इसमें जड़त्व का गुण ज्यादा था। और दूसरी तरफ से अगर देखें
तो सिर्फ इसमें द्रव्यमान ज्यादा है और इसमें द्रव्यमान कम है। तो हम यहाँ कहते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर आपसे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जड़त्व की एसआई इकाई क्या है, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान की एसआई इकाई यानी कि केजी। आगे देखते हैं अब कि जड़त्व को 3 भागों में बांटा गया है और ये 3 भाग क्या है? विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। इसके बारे में हम एक एक करके अब देखते हैं कि ये क्या होता है। विराम जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है, विराम जड़त्व कहलाता है। मतलब अगर कोई चीज स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ये हम पढ़ चुके हैं गति के पहले नियम में। अब ये गुण जो है इसका कि विराम में है तो विराम में ही रहेगा, इसी को हम कहते हैं विराम जड़त्व। इसके कुछ उदाहरण है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि इससे रेलवे ने सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछे हैं। बस या रेलगाड़ी को एकाएक चलने पर उसमें खड़े या बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। अगर आप बैठे हुए हैं कोई गाड़ी में और गाड़ी इधर एकाएक चलना शुरू होती है तो आदमी इधर झुक जाता है। ये दैनिक जीवन में आपने अक्सर अनुभव किया होगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है जड़त्व की वजह से। चूंकि ये गाड़ी पहले स्थिर थी तो हमारा शरीर भी इसके साथ स्थिर था। अब हम यहाँ सीट पर बैठे हुए हैं, अब गाड़ी जब अचानक से चलना शुरू हुई तो हमारा नीचे का जो भाग है ये तो गति में हो गया, लेकिन ऊपर का भाग ये विराम जड़त्व की वजह से स्थिर रहना चाहता है। लेकिन नीचे का भाग हमारा गति में हो गया और ये स्थिर रहना चाहता है, तो ये पीछे ही रह जाता है, ये आगे बढ़ जाता है, इसलिए हम पीछे झुक जाते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कंबल को जब हम तेजी से झाड़ते हैं तो उससे धूलकण अलग हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, धूलकण अस्थायी रहना चाहता है। कंबल आप झाड़ दिए, कंबल अलग हो गया, और धूल वही रहना चाहता है तो वही रह जाता है और अलग हो जाता है। इसी तरह आगे देखते हैं कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर उसकी कुछ पत्तियां और पके फल झड़ जाते हैं। अगर आप मेरी तरह किसी गांव से संबंध रखते हैं तो इस चीज को समझने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बड़ा मजा आता था ये सब काम करने में हम लोग को। लेकिन अगर आप शहर से भी बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब तेज हवा आती है तो तेज हवा क्या करता है, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाता है तो उसका कुछ पत्ता हो चाहे पका हुआ फल हो वो जमीन पर गिर जाता है। बात यहाँ भी वही है कि ये पत्ता और फल जो है उसी जगह रहना चाहता है और डालिए अलग हो जाता है उससे, तो ये फल और पत्ता जो भी हो वो टूट जाता है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है। आगे उसी तरह कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली कांच में सिर्फ छेद बनाकर दूसरी ओर निकल जाती है, जबकि फेंका गया पत्थर कांच को, यहाँ मेंशन कर लीजिए, कांच को चकनाचूर कर देता है। यहाँ भी देखिए बात यह है कि मान लीजिए यहाँ कांच का एक खिड़की है, अगर आप गोली से यहाँ मारते हैं तो यहाँ मान लीजिए छोटा सा गोली गया और इसको पार कर गया, इसमें क्या हुआ, पूरा कांच अस्थायी रह गया। क्योंकि वो विराम अवस्था में था तो विराम में ही बना रहना चाहता था, सब अस्थायी रह गया, जितना भाग में गोली लगा उसको लेके उड़ गया वो। लेकिन अगर एक पत्थर मारते हैं तो पत्थर का वेग चूंकि गोली से ढेरे कम होता है, तो जितना देर में पत्थर इसको तोड़ेगा उतना देर में पूरे कांच गति में आ जाता है और सबको ले देके पार हो जाता है और पूरा कांच ही टूट जाता है। आगे देखते हैं हम, कैरम बोर्ड तो बहुत खेले होंगे। बिहार में सरकारी स्कूल में कैरम बोर्ड आ गया है, हम लोग हाई स्कूल में बहुत कैरम बोर्ड खेले हैं। कैरम बोर्ड में देखिएगा कि इस तरह से अगर ढेरी लगल रहेगा और नीचू से स्ट्राइकर मारिएगा तो निचले गोटी खाली बाहर निकल जाएगा और बाकी पूरा गदसना नीचू गिर जाएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी जड़त्व हुई है, इस सब का सब जड़त्व में रहना चाहता है। निचला गोटी में आप मारे कस के तो निचला गोटी गति में आ गया, ये सब विरामे में रहना चाहता है तो इसलिए नीचे बैठ जाता है। अगर थोड़ा हल्का से मारिएगा तो पता चलेगा कि पूरे गिर जाता है इधर। इस चीज को उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि गति जड़त्व क्या है। पहले हम देखें कि कोई वस्तु अगर विराम में तो विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है तो उसको विराम जड़त्व कहते हैं। अब यहाँ है क्या कि अगर कोई वस्तु है जो कि गति में है तो अपने गति अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है तो इस गुण को खाली गति जड़त्व कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेलवे सीधे सीधे यहाँ से पूछेगा आपसे। जैसे ये एग्जाम्पल है, किसी चलती बस या रेलगाड़ी में एकाएक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाता है, ये इसका क्या वजह है? तो ऑप्शन हो सकता है खाली जड़त्व रहेगा तब तो आप मार दीजिएगा, अन्य हो सकता है ये हो रहा है कि दिशा जड़त्व है कि गति जड़त्व है कि विराम जड़त्व है, तब परेशानी हो जाएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी हो जाता है। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बस है, ये ट्रेन है, यहाँ एक आदमी बैठा है, सीट पर ये आदमी बैठा हुआ है। अब गाड़ी चल रही थी, अचानक से रुक गई, तो देखिए क्या होता है कि ये जो आदमी यहाँ बैठा हुआ था ये भी गाड़ी के साथ गति में था और गति में ही रहना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, गाड़ी जब रुक गई तो इसका नीचे का जो भाग है ये तो रुक गया, लेकिन कि ये उसके ऊपर का जो भाग है ये भी गति में बना रहना चाहता था और इसीलिए आगे की तरफ झुक जाता है।
आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि कोई तेज गेंदबाज होता है तो गेंद डालने से पहले तेज एकदम दौड़ता है। उसका भी वजह यही है कि अगर गेंदबाज तेजी से दौड़ के जाएगा, यहाँ क्रीच है, यहाँ से गेंद को अगर फेंकेगा तो चूंकि गेंद भी गेंदबाज के साथ गति में आ गया है तो गति में रहना चाहता है, तो जितना ही दौड़ा हुआ, जितना ही वहां से बल लगाकर फेंका हुआ, सब मिलकर गेंद एकदम पूरा रफ्तार में जाएगा। आगे हम देखते हैं लंबी कूद के लिए खिलाड़ी को पूरे तेज दौड़ लगाना। लंबी कूद क्या होता है, यहाँ देखिए जैसे होता है क्या, एक इस तरह का रहता है बना हुआ चिन्ह, इधर बालू और रखल रहता है, इधर से आदमी दौड़ कर जाता है, कहता है भैया यहाँ से उछलो और कितना दूर तुम जाएगा, ये देखते हैं 10 फीट 12 फीट, तो इसी को हम लंबी कूद कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, आदमी दौड़ता है और दौड़ा तो पूरा शरीर उसका आ गया गति में, और गति में बना रहना चाहता है गति जड़त्व के कारण। तो क्या होता है, अब यहाँ से कूदेगा तो क्या हो जाएगा, गति में शरीर था ही तब लेके यहाँ जाके गिरेगा या इधर जाके गिरेगा, और इस तरह से गति जड़त्व के कारण कुछ दूर जाके गिरता है वो। आगे देखते हैं चलती गाड़ी से एकाएक उतरने पर यात्री का आगे की ओर गिर जाना। इस चीज को हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो गाड़ी पर लटक के चल जाते थे पढ़ने, या चढ़ के जाते थे पढ़ने के लिए 10वीं या उससे पहले ही, तो उतरते वक्त एक बार गड़बड़ा जाते थे। होता क्या था, गाड़ी है, गड़िया वाला रोका नहीं और हम लोग दरवाजा से उतर गए नीचे। अब उतरने पर क्या होता है, आदमी आगे की तरफ गिर जाता है। अब ये क्यों होता है ये समझते हैं हम। होता यह है कि गाड़ी गति में था, इसके साथ जो आदमी उतरा ये दरवाजा पर खड़ा था, ये गति में था, अब उतर गया तो एकाएक पैर इसका हो गया स्थिर, लेकिन ऊपर का बॉडी है पूरा ये तो चाहता है गति में रहना, गति जड़त्व के कारण, तो इसीलिए आगे की तरफ गिर जाता है। इसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को, इधर पकड़े रहिए आप आराम से, जो भी लोहा तो है, और जैसे उतरिए तो कुछ दूर दौड़ लीजिए गाड़ी के साथ, अब धीरे धीरे आप विराम में आ जाइए तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक समान वेग से चलती ट्रेन में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद या सिक्के का उछलने वाले व्यक्ति के हाथों में लौटना, ये भी गति जड़त्व का ही एक उदाहरण है। आप देखे होंगे कि जैसे ट्रेन सब में सफर कीजिएगा, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से अगर आप अपने हाथ से कुछ उछालिएगा ऊपर तो आपके हाथ में ही गिरेगा वो। क्यों? कि जब आप उछाल रहे हैं तो गेंद भी गति में है और वो गति में ही बना रहना चाहता है, तो आप ऊपर फेंक भी दिए लेकिन गेंद तो अभी भी आगे की तरफ गति में ही रहेगा, और नीचे जब आएगा तो उस वक्त आपके हाथ में ही वो आएगा। हम यहाँ ट्रेन लिखे हैं, बस उस नहीं लिखे हैं क्योंकि उतना चकाचक रोड नहीं है, पता चले कि आप गेंद ऊपर उछलाया तब तक गड्ढा में चल गया, बस तो एक तरफ झुक गया तो गेंदबाज तो बाहर ही गिर जाएगा, क्योंकि गेंद तो गति में, आप ही का गति बदल गया। अब आगे देखते हैं कि दिशा जड़त्व क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति के दिशा में सरल रेखीय दिशा में बनाए रखना चाहती है, दिशा जड़त्व कहलाता है। मतलब कि अगर वस्तु इस तरफ गति में है तो इसी तरफ रहना चाहती है, इसी गुण को दिशा जड़त्व कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलती बस या कार की दिशा बदलने पर यात्री का एक ओर झुक जाना। अब इसका देखिए क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई सड़क है, यहाँ से गया गाड़ी बस जा रहा है आपका और इधर अचानक से मुड़ जाता है, तो क्या होता है, यात्री जो इसमें बैठा है ये भी इधर झुक जाता है, क्योंकि ये इसी तरफ गति में रहना चाहता है। और गाड़ी इधर घूम गई, क्या होगा, जो बैठल रहेगा आदमी वो इधर थोड़ा झुक जाएगा। ये दिशा जड़त्व की वजह से हो रहा है। आगे देखते हैं, किसी रस्सी द्वारा वृत्तीय पथ पर घुमाए जाने वाले पत्थर या गेंद की रस्सी टूटने पर गेंद या पत्थर का बाहर की ओर सीधी रेखा में चलना। मान लिया जाए कि जैसे एक रस्सी है यहाँ, या इसमें को पत्थर बांध के आप घुमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आया आबरी और रस्सी टूट गया, तो क्या होगा कि पत्थर सीधे एकदम इधरे चलते रह जाएगा, क्योंकि दिशा जड़त्व की वजह से ये सरल रेखा में घूमना चाहता है। और आप जो ये गोल गोल घुमा रहे थे तो ये रस्सी से खींच के घुमा रहे थे, तभी घुमा पा रहे थे। जैसा ही यहाँ टूटा तो ये सर्र से भाग जाएगा सरल रेखीय दिशा में। अगर आपका भी इरादा हो तो एक दो बार करके देख लीजिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा, और जितने भी चीज हमने इसमें लिखवाया है वो सब का सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी पढ़ने बैठे तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते आए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें कि इनसे फायदा मिल सकता है, यानी कि जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह रेलवे के लिए चाहे दूसरा और भी कंपटीशन जब होगा उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, और उसमें उसी एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस ईयर उसका सिलेबस के हिसाब से पूरा प्रॉपर कंटेंट आपको देंगे। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने उतना कर लिया तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।